नमस्कार। आज हम 18वीं सदी के भारत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा दौर था जब मुगल साम्राज्य बिखर रहा था और बहुत सारी नई ताकतें अपनी जगह बना रही थीं। मराठा, सिख, मैसूर, बंगाल, एक से बढ़कर एक दावेदार। लेकिन इन सब में से कोई नहीं बल्कि एक विदेशी कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे भारत पर कब्जा करने में कामयाब रही। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? बिल्कुल। और यही सवाल 18वीं सदी को इतना इतना दिलचस्प बनाता है। ये सिर्फ एक साम्राज्य के गिरने की कहानी नहीं है। ये इस सवाल का जवाब है कि उस खालीपन को भरने की होड़ में कौन जीता और क्यों जीता। बहुत उथल-पुथल, महत्वाकांक्षा और बहुत बड़े बदलावों का दौर था ये। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है मुगल साम्राज्य से। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और हमारे स्रोत बताते हैं कि उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब की मौत ही मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण थी? सबसे बड़ा कारण कहना शायद ठीक न हो। हाँ। औरंगजेब की मौत एक ट्रिगर पॉइंट जरूर थी, एक बहुत बड़ा ट्रिगर। लेकिन साम्राज्य की नींव तो उसकी अपनी नीतियों ने ही पहले से कमजोर कर दी थी। दक्कन में सालों तक जो लड़ाइयां चलीं, उससे खजाना खाली हो गया था और उसकी धार्मिक नीतियों ने कई समुदायों को नाराज कर दिया था। अच्छा। तो उसकी मौत ने तो बस उस प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया, क्योंकि दिल्ली में जो सत्ता का केंद्र था वो एकदम से कमजोर पड़ गया। मतलब जैसी दिल्ली की पकड़ ढीली हुई, सूबेदार एक तरह से आजाद होने लगे और यहीं से उत्तराधिकारी राज्यों की कहानी शुरू होती है, बंगाल, अवध और हैदराबाद। हाँ। पर यह थोड़ा अजीब नहीं लगता कि जो लोग मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी थे वही उसे तोड़ने में सबसे आगे थे? ये सिर्फ मौका परस्ती थी? मौका परस्ती तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा थी। देखिए, मुर्शिद कुली खान बंगाल में, सादत खान अवध में और निजामुल मुल्क हैदराबाद में, ये सभी बहुत काबिल प्रशासक थे। उन्होंने देखा कि दिल्ली में बादशाह तो बस कठपुतली बनकर रह गए हैं और असली ताकत दरबार के गुटों के हाथ में है। तो उन्हें लगा कि अपने सूबे को दिल्ली की राजनीति से बचाकर बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। तो उन्होंने मुगल बादशाह को नाममात्र का शासक मानते हुए अपनी लगभग आजाद हुकूमतें खड़ी कर लीं। अच्छा, तो उन्होंने एक तरह से सिस्टम को छोड़ा नहीं, बस अपने लिए सिस्टम को री इंजीनियर कर लिया। बंगाल ने सबसे पहले ऐसा किया है ना। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। हाँ। और इन तीनों राज्यों में एक बात कॉमन थी, इन्होंने मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था को ही अपनाया, लेकिन उससे और ज्यादा कुशल बना दिया। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को सुधारा, व्यापार को बढ़ावा दिया, मतलब एक स्थिर सरकार दी। कुछ समय के लिए तो ये राज्य मुगल साम्राज्य से भी ज्यादा समृद्ध हो गए थे। तो ये तो वो राज्य थे जो मुगल सिस्टम से ही निकले थे। लेकिन इसी दौरान भारत के अलग अलग कोनों में बिल्कुल नई ताकतें भी खड़ी हो रही थीं। और जब भी इस दौर की बात होती है, सबसे पहला नाम मराठों का आता है। और आना भी चाहिए। शिवाजी ने जिस मराठा शक्ति की नींव रखी थी, 18वीं सदी में वो अपने चरम पर पहुंच गई। लेकिन यहां भी सत्ता का केंद्र बदल रहा था। राजा यानी छत्रपति जो सतारा में बैठते थे, उनकी शक्ति कम हो रही थी और असली ताकत पेशवा के हाथ में आ रही थी, जिनका मुख्यालय पुणे में था। और पेशवाओं में भी बाजीराव प्रथम का नाम सबसे ऊपर आता है, शाहू के पेशवा। हमारे स्रोतों में उनका एक कथन है, मैं चाहता हूं कि मेरी तलवार बिजली की तरह चले। वाह! यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं लगता, ये उस दौर की पूरी ऊर्जा, उस तेजी और महत्वाकांक्षा को दिखाता है ना? बिल्कुल। बाजीराव प्रथम एक असाधारण सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने मराठा प्रभाव को मालवा और गुजरात से लेकर दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा दिया। उनकी रणनीति थी छापामार युद्ध को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना। वो दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देते थे। और इसी का नतीजा था कि नागपुर में रघोजी भोसले जैसे मराठा सरदारों ने अपने अलग राज्य भी बना लिए। सही। एक मिनट, यहाँ एक शब्द आया है, जागीर। स्रोत कहते हैं कि मराठा प्रांतों को जागीर कहा जाता था। ये जागीर होती क्या थी? जागीर दरअसल एक राजस्व क्षेत्र था, जो किसी सरदार को उसकी सैन्य सेवाओं के बदले दिया जाता था। मतलब सरदार उस इलाके से टैक्स वसूलेगा और बदले में पेशवा के लिए एक तय संख्या में सेना रखेगा। जी, इससे सरदारों को ताकत तो बहुत मिलती थी, लेकिन यही सिस्टम आगे चलकर मराठा साम्राज्य के लिए एक कमजोरी भी बना। कैसे? क्योंकि इससे केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होता था।
हर सरदार अपनी जागीर में एक छोटे राजा की तरह हो गया था। जब तक एक मजबूत पेशवा रहा सब ठीक था, लेकिन जैसे ही केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई ये सरदार आपस में ही लड़ने लगे और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। समझ गया। तो जब मराठे पश्चिम और मध्य भारत में अपना लोहा मनवा रहे थे, उसी समय उत्तर पश्चिम में सिख एक बड़ी ताकत बन रहे थे। हाँ, गुरु गोबिंद सिंह के बाद सिखों ने खुद को 12 मिसलों में संगठित किया। ये मिसलें एक तरह के सैन्य जत्थे थे जिनका अपना अपना इलाका और सरदार होता था। अमृतसर उनका मुख्य केंद्र था और वे मुश्किल समय में एक साथ आते थे। सरबत खालसा में। बिल्कुल, और मिलकर फैसले लेते थे। इसी एकता ने उन्हें एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनाया। और इन्हीं मिसलों से निकलकर आए महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने इन बिखरी हुई मिसलों को एक किया और एक विशाल सिख साम्राज्य बनाया जिसकी राजधानी लाहौर थी। कहते हैं कि उनकी सेना बहुत आधुनिक थी। यही वजह है कि जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहे अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वे पंजाब की तरफ आंख उठाकर भी देखें। सही, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद वही हुआ जो अक्सर होता है। आपसी लड़ाइयों ने साम्राज्य को खोखला कर दिया और महज 10 साल के अंदर 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। तो मराठों की तरह यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई, एक मजबूत नेता के जाते ही बिखराव। अच्छा, दिल्ली के आसपास भी एक शक्ति उभर रही थी, जाट, भरतपुर के जाट। हाँ, बदन सिंह ने भरतपुर राज्य की नींव रखी, लेकिन जाटों को एक बड़ी ताकत बनाने का श्रेय सूरजमल को जाता है। सूरजमल को उनकी समझदारी और सैन्य ताकत के लिए जाटों का प्लेटो भी कहा जाता था। अब अगर हम दक्षिण की ओर चलें तो वहां मैसूर की कहानी इन सबसे थोड़ी अलग लगती है। वहां वोडेयार वंश का राज था, लेकिन असली ताकत हैदर अली और फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान के हाथ में आ गई। और टीपू को लेकर हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है कि वो फ्रांस से सैन्य मदद लेता था। और यही बात टीपू को उस दौर के बाकी सभी भारतीय शासकों से अलग करती है। जहां दूसरे अपनी जागीरों और स्थानीय झगड़ों में उलझे थे, वहीं टीपू दुनिया में हो रही बड़ी घटनाओं जैसे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ले रहा था। उसने अपने राज्य में एक आधुनिक कैलेंडर लागू किया, नई मुद्रा चलाई, नौसेना बनाने की कोशिश की। ये एक ग्लोबल सोच थी जो उस समय भारत में बहुत दुर्लभ थी। मतलब वो समझ रहा था कि भविष्य में लड़ाई सिर्फ घोड़ों और तलवारों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ से लड़ी जाएगी। और शायद इसीलिए अंग्रेज उसे अपना सबसे बड़ा खतरा मानते थे। बिल्कुल, अंग्रेजों को टीपू से 2 बड़े खतरे थे। पहला, मालाबार तट के मसालों का व्यापार, जिस पर टीपू का नियंत्रण था, और दूसरा, फ्रांस के साथ टीपू का गठबंधन। अंग्रेजों को डर था कि टीपू और फ्रांसीसी मिलकर दक्षिण भारत से उन्हें बाहर निकाल देंगे। इसीलिए उन्होंने मैसूर को खत्म करने के लिए 4 युद्ध लड़े। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच जब ये सभी भारतीय ताकतें आपस में लड़ रही थीं, तब अंग्रेज बहुत चुपचाप लेकिन बहुत योजनाबद्ध तरीके से अपना जाल बिछा रहे थे। हाँ, उन्होंने इस राजनीतिक बिखराव का पूरा फायदा उठाया। लेकिन सिर्फ फायदा उठाना ही नहीं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। उनकी रणनीति बहुत साफ थी। एक-एक करके भारत की सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली ताकतों को खत्म करो। शुरुआत बंगाल से हुई, 1757 प्लासी का युद्ध। ये युद्ध तो एक तरह का धोखा था, है ना? कोई असली लड़ाई तो हुई नहीं। ये युद्ध से ज्यादा एक साजिश थी। आप सोचिए, युद्ध के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की आधी से ज्यादा सेना मीर जाफर के इशारे का इंतजार कर रही थी। लड़ने के लिए नहीं, धोखा देने के लिए। युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन असली निर्णायक लड़ाई तो 1764 में बक्सर की हुई। हाँ, बक्सर की जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया। मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। वो व्यापारी से शासक बन गए। और यहीं से क्लाइव की दोहरी शासन प्रणाली आई, जिसने बंगाल को पूरी तरह लूट लिया। कंपनी पैसा वसूलती थी, लेकिन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बहुत ही शातिर व्यवस्था थी। इसके बाद उनका अगला निशाना बना मैसूर। जैसा हमने बात की, टीपू सुल्तान के खत्म होने तक उन्होंने 4 युद्ध लड़े। टीपू की 1799 की मौत के बाद दक्षिण में उनके लिए कोई बड़ी चुनौती बची ही नहीं। और फिर आखिर में बारी आई भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति मराठों की। उनके साथ भी 3 युद्ध हुए। ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी मराठा शक्ति भी अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाई? इसके 2 बड़े कारण थे। पहला, मराठा सरदारों की आपसी फूट। होलकर, सिंधिया, भोसले ये सब आपस में ही लड़ रहे थे। और दूसरा, अंग्रेजों की कूटनीति। उन्होंने सहायक संधि जैसी नीतियां बनाई जो राज्यों को अंदर से खोखला कर देती थीं।
वे सैन्य मदद के नाम पर राज्य की विदेश नीति और अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेते थे, बिना एक भी गोली चलाए। जब तक मराठा सरदार इस चाल को समझें, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ देखें तो 18वीं सदी एक तरह से एक बड़े राजनीतिक वैक्यूम का दौर था, जिसे भरने के लिए कई भारतीय ताकतें आगे आईं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका और उस खाली जगह को एक बाहरी ताकत ने भर दिया। बिल्कुल। इन स्रोतों से ये तो साफ पता चलता है कि कौन सी शक्तियां कहां और कब उभरी। सूरजमल और बाजीराव प्रथम जैसे शासकों की सैन्य शक्ति का भी जिक्र है और टीपू सुल्तान के ग्लोबल विजन का भी। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, सत्ता में आने के उनके तरीकों के अलावा वे कौन से अन्य कारक थे जिन्होंने ये तय किया कि कौन सा राज्य टिका रहेगा और कौन सा नहीं? क्या ये सिर्फ सैन्य ताकत थी, या फिर आर्थिक प्रबंधन, प्रशासन और दूरदृष्टि जैसी चीजों ने भी ये निर्धारित करने में भूमिका निभाई कि अंततः वे एक संगठित विदेशी शक्ति के सामने क्यों टिक नहीं पाए? ये सोचने वाली बात है।